मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहिर्जनित प्रक्रियाओं के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। जो बहिर्जनित बल हैं, बहिर्जनित बलों में हम अपक्षय के बारे में हम पढ़ चुके थे कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं होती है अपक्षय के फलस्वरूप, वो हमने अध्ययन कर ली थी। अब हम आज अध्ययन करेंगे वृहत संचलन के बारे में, मास मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। वृहत संचलन, मास मूवमेंट की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मास जो अपक्षय था उसमें हमने अध्ययन किया अपक्षय में कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना। चट्टानें जब अपने स्थान पर टूटने लगती है, अपने स्थान पर स्वस्थानें जब चट्टानें टूटती है तो उसे क्या कहते हैं ना, अपक्षय कहते हैं। यहाँ हम बात करेंगे वृहत संचलन की। वृहत संचलन की सेल मलबे का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, जैसे सेल मलबा, ये जो सेल का जो टूटा हुआ भाग है, मलबा क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या करेगा, जैसे ढाल होगा उस ढाल के अकॉर्डिंग ये मलबा क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि मलबे का स्थानांतरण होगा। मलबे का क्या होगा ना, स्थानांतरण होगा, और इसे क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है वृहत संचलन। वापस से देखेंगे वृहत संचलन क्या होता है कि शेल मलबे का, जैसा ढाल होता है कि ढाल बिल्कुल कम है तो मलबा क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। ढाल तेज है तो मलबा क्या होगा ना, तीव्र गति से इस प्रकार से नीचे आएगा। तो ढाल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मलबे का ऊपर से नीचे आने के लिए जिम्मेदार बल है वो कौन सा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है कि शेल मलबा जब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ढाल के अनुसार जब उसका स्थानांतरण होता है, क्या होता है, ढाल के अनुसार उसका स्थानांतरण होता है, तो हम क्या कहते हैं, इसे वृहत संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वृहत संचलन। ठीक है, इस प्रकार से हम वृहत संचलन में क्या शामिल करते हैं कि शेलों का जो वृहत मलबा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या होता है, ढाल के अनुसार, ढाल के अनुरूप क्या होता है, विस्थापित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर या ढाल के अकॉर्डिंग नीचे उतरता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वृहत संचलन कहते हैं। तो वृहत संचलन में विसर्पण, बहाव, पातन इत्यादि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। ठीक है, तो वृहत संचलन के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार बल है वो कौन सा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब अगर हम बात करें कि अपर्दन वृहत संचलन के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पे वृहत संचलन को हम अपर्दन से अलग कर अध्ययन करते हैं। अपर्दन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अपर्दनकारी कारक जैसे जल, वायु, हिम इत्यादि क्या करते हैं अपने साथ मलबे को बहाकर ले जाते हैं, घोलकर ले जाते हैं या सरकाकर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई सा भी अपर्दन कार्य बल कार्यरत नहीं है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जो शेल मलबा है वो ढाल के अनुसार विस्थापित हो रहा है। इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, वृहत संचलन कहते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि वृहत संचलन की सक्रियता के क्या कारण है, कि वृहत संचलन सक्रिय क्यों है, कि इस प्रकार से जो वृहत संचलन हो रहा है उसके क्या प्रमुख कारक रहे हैं। जो सक्रियता के कारकों में हमारे जो बुक में आपको दिए हुए 8-10 कारक, उनकी अगर हम चर्चा करें कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने का आधार का हटना, जब पदार्थ जिस पर टिके हुए हैं उससे अगर आधार हटने लगता है तो क्या होता है, वृहत संचलन होता है। ढाल की तीव्रता और ऊंचाई में वृद्धि होना, जब ढाल की तीव्रता बढ़ जाती है तो मलबा क्या करता है, ढाल के अनुसार नीचे की ओर आने लगता है। पदार्थों के भार का कम होना, जब पदार्थ में भार कम हो जाता है तभी वृहत संचलन के लिए भी जिम्मेदार है। अत्यधिक वर्षा, जब तेज वर्षा होती है, ठीक है, और ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अति भार होना, तो यहाँ पे भार बढ़ने से, अत्यधिक वर्षा होने से भी वृहत संचलन होता है। मूल ढाल के सतह में पदार्थ के भार का हटना, भूकंप इत्यादि घटनाओं के कारण से भी वृहत संचलन उत्पन्न होता है। तो वृहत संचलन की सक्रियता की हम बात कर रहे हैं, विस्फोट या मशीनों के द्वारा जब कंपन होता है, ठीक है, प्राकृतिक जो रिसाव अधिक होने से, नदी, झील, जलाशयों, जल का अधिक दोहन, ठीक है, इसके साथ साथ नदी तटों के नीचे जल का मंद प्रवाह और वनस्पतियों का जो हम शोषण करते जा रहे हैं, जिससे चट्टानें यहाँ हम कहेंगे कि ढीली होती जा रही है और मलबा क्या हो रहा है, ढाल के अनुसार नीचे की ओर आ रहा है। इस प्रकार हमने वृहत संचलन की सक्रियता के कुछ कारकों के विषय में हमने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं कि वृहत संचलन के 3 रूप होते हैं। 3 रूपों में वृहत संचलन होता है। एक तो अनुप्रस्थ विस्थापन के रूप में, जब मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। प्रवाह के रूप में भी क्या होता है, वृहत संचलन होता है। स्खलन के रूप में भी क्या होता है ना, वृहत संचलन होता है। जब क्या होता है, एक पार्ट जो ढाल है, एक पार्ट जो चट्टान का वो क्या हो जाता है, पूरा ढह जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रक्रिया को हम स्खलन कहते हैं। विस्थापन, जब ढाल के अनुसार क्या होता है, मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। और प्रवाह की बात करते हैं, किसी अपवर्तनकारी कारक के फलस्वरूप, या हम कहेंगे कि उसके साथ जब यहाँ पे अपवर्तनकारी कारक क्रिया करते हैं तो मलबा भी क्या करता है, यहाँ से खिसकता है। तो ये प्रवाह के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। तो वृहत संचलन कितने रूपों में हो रहा है, अनुप्रस्थ विस्थापन के रूप में, प्रवाह के रूप में और स्खलन के रूप में। अगर हम वृहत संचलन के प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार से हम बांटकर अध्ययन करते हैं, तो मंद संचलन और एक तीव्र संचलन। मंद संचलन और तीव्र संचलन, इस प्रकार से हम
जो संचलन है वह संचलन को दो प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं, मंद संचलन और तीव्र संचलन। यहाँ पे संचलन से मतलब क्या आ रहा है कि जो ये चट्टान है, इस चट्टान या शेल मलबा है, शेल मलबा ढाल के अनुसार क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जब ये बिल्कुल मंद गति से पदार्थ का संचलन हो रहा है, और इतना मंद संचलन हो रहा है कि इसका आभास करना भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है कि हाँ कि मलबा वाकई में स्थानांतरित हो रहा है या जहां था वहीं पे है। यानी बहुत समय, यहाँ पे जो समय है वो क्या होता है, बहुत अधिक लगता है, और ऐसा लग रहा है कि मलबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ऐसा आभास करना भी कठिन सा हो जाता है। इस प्रकार का जो संचलन है, वह संचलन है, उसे हम किस श्रेणी में शामिल करते हैं, इसे हम मंद संचलन की श्रेणी में शामिल करते हैं। जब मलबे का प्रवाह अति मंद गति से होता है, इसका आभास करना भी कठिन होता है कि मलबे का प्रवाह भी हो रहा है या नहीं। और फिर हम तीव्र संचलन की बात करते हैं। तीव्र संचलन, जब मलबे का प्रवाह क्या होता है, ढाल अधिक होने की वजह से, ढाल अधिक होता है तो मलबे का प्रवाह क्या होता है, तीव्र गति से होता है। इस प्रकार के संचलन को तीव्र संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्र संचलन कहते हैं। इसे हम तीन प्रकार से बांटकर पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, मृदा प्रवाह, पंख या कीचड़ प्रवाह, अवधाव या एवलांच। सबसे पहले हम बात करें मृदा प्रवाह की, कि एक प्रकार की गतिशीलता जो भूमि के ढाल के सहारे सेल चूर्ण की गुरुत्व शक्ति के कारण ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि हम यहाँ पे मृदा की बात कर रहे हैं। मृदा क्या होता है, यहाँ पे जो परत है उसके आधार पर, उसके सहारे क्या होता है, जब मलबे का प्रवाह होता है। पंख प्रवाह में बात करें, बारिश होने पर ये मलबा क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा ना, या कहेंगे कि यहाँ पे दलदली सा हो जाएगा। इसमें जो मृदा प्रवाह की हम बात कर रहे थे, पहला पार्ट ये हो गया, जब मृदा के कण क्या होते हैं, ढाल के अनुसार धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। अब कीचड़ प्रवाह, पंख प्रवाह की अगर हम बात करें, जब चट्टान चूर्ण, ये चट्टान का चूर्ण था ना, अब इसमें बारिश के कारण क्या हो गया, जल संतृप्त हो गया, और जल संतृप्त हो गया तो क्या हो जाएगा ना, इसकी हम कहेंगे मिट्टियों का तीव्र गति से स्थानांतरण होने लगता है। अब ये जो मिट्टी है, मिट्टी में जल समा गया तो इसका क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, और भार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और तीव्र गति से नीचे की ओर आएगा, और इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, पंख या कीचड़ प्रवाह। और फिर हम बात करते हैं अवधाव या एवलांच। अवधाव या एवलांच क्या होता है, अब यहाँ पे हम बात करें गुरुत्व के प्रभाव के ऊंचे भागों से हिम का नीचे की ओर आना। यहाँ पे हिम की बात करेंगे, क्या हिम जो बर्फ, ये जैसे कि चट्टान है, और यहाँ से जो हिम का जो पार्ट है, मलबा किस रूप में, हिम के रूप में, और ये क्या हो रहा है, जब मलबा हिम के रूप में होगा तो अपेक्षाकृत और ज्यादा भारी होगा, और तीव्र गति से क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, अवधाव या एवलांच करते हैं। वापस से चर्चा करें, मृदा प्रवाह, जब मिट्टी के कण क्या करते हैं, ढाल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तीव्र गति से, तो इसे हम कहते हैं मृदा प्रवाह। फिर पंख प्रवाह, जब मृदा में बारिश होने से मृदा में क्या हो जाता है, हम कहेंगे कि नमी बढ़ जाती है, जिससे क्या हो जाएगी, ये भारी हो जाती है, और तीव्र गति से इसका कीचड़ का प्रवाह होता है, इसे कहते हैं कीचड़ प्रवाह। और अवधाव या एवलांच किसे कहते हैं, कि जब बर्फ के भारी भारी टुकड़े जो मलबे के रूप में है, वो क्या होते हैं, चट्टानों के ढाल के अनुसार तीव्र गति से नीचे की ओर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अवधाव या एवलांच कहते हैं। इस प्रकार हमने वृक्ष संचलन की चर्चा की, इसकी परिभाषा की हमने बात की कि सेल मलबे का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या होना, स्थानांतरित होना, इसे क्या कहते हैं, वृक्ष संचलन कहते हैं। इसकी सक्रियता के कारण हमने जाने, और वृक्ष संचलन तीन रूपों में होता है, विस्थापन, प्रवाह और स्खलन। इसके अलावा हमने वृक्ष संचलन के प्रकार पढ़े, मंद और तीव्र संचलन।